Hello students, welcome to online class of physics. Today for the chapter motion in a plane we are going to start a fresh topic और वो टॉपिक आपकी लोअर क्लासेस की याद दिलाएगा आपको। हम आज सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? We are going to learn मल्टीप्लिकेशन। अरे ये क्या हो गया, ये तो क्लास +1 की है और सर सिखा रहे हैं हमें 3rd 4th वाला काम, क्या मल्टीप्लिकेशन। तो क्या खास है इसमें, हमें तो आती है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हम सीखने वाले हैं ये वेक्टर्स के रिलेटेड है। आई नो दैट यू हैव डन मल्टीप्लिकेशन सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ योर स्कूलिंग, आपको 3rd 4th में स्टार्ट करवा दी गई होगी ये, बट वहां पे हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था, स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था। अभी हम वेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। तो यहां पे दो तरह की सिचुएशंस हमारे पास जनरेट होती है। पहली सिचुएशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर एंड वेक्टर। एक स्केलर और एक वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करें। दूसरी सिचुएशन हमारे पास पैदा होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स विद ईच अदर। बात समझ में आई? आपके पास फिजिक्स में कैसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि आपको एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है या दो वेक्टर्स को आपस में करना पड़ रहा है। दोनों सिचुएशंस को अलग वे से हैंडल करेंगे। पहले तो मैं सिंपल और शॉर्ट में समझा दूं कि अगर हमें एक स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा। तो यहां पे ये देखना होता है कि ये जो स्केलर है इसका क्या होगा। ये स्केलर जो है ये जस्ट अ नंबर भी हो सकता है। जस्ट अ नंबर से मेरा मतलब है ना तो इसकी कोई यूनिट है ना ही इसकी कोई डायमेंशन है। लेट्स से हमारे पास कोई स्केलर है, लेट्स से लैम्डा। ये एक नंबर है, ना तो इसकी कोई यूनिट है ना इसकी डायमेंशन है। जैसे बस लैम्डा की वैल्यू है 2 3 5 7 व्हाटएवर, लेकिन इसकी ना तो कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। तो जब ऐसे स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। मतलब सपोज करो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड √5 आता है या 10.2 आता है या 17 आता है और लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू है, लेट्स से 2, तो वो मैग्नीट्यूड टोटल इनको मिला के जो बनेगा मल्टीप्लाई करके जो आएगा, अगर a का मैग्नीट्यूड लेट्स से 17 था, लैम्डा की वैल्यू 2 थी, तो लैम्डा a के अंदर जो वेक्टर बनेगा उसमें उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 × 17 34। लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो हम क्या कहेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के ऊपर सवाल है, ध्यान रखना। अगर हुआ लैम्डा पॉजिटिव तो डायरेक्शन सेम रह जाएगी, अगर हुआ लैम्डा नेगेटिव तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, उल्टा। डायरेक्शन रिमेन्स सेम if lambda is positive, direction gets opposite if lambda is negative। बात समझ में आ रही? जैसे a वेक्टर इधर को जा रहा था, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 5, मैंने इसको किसी स्केलर 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो ये 5 × 2 क्या हो गया 10, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगी उधर को,
लेकिन अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया -2 से तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 5 × 2 10 हो जाएगा, लेकिन साथ में एक नेगेटिव साइन आ गया तो ये लंबा तो हुआ इसका लेंथ ज्योमेट्रिकली, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर पहले उस तरफ थी तो अब किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंड हो रही है अभी तो आपको। अच्छा, एक दूसरा केस हो सकता है कि अगर हमारे पास जो लैम्डा है या कांस्टेंट है, ये जो आगे कांस्टेंट है, तो अगर उसकी यूनिट और डायमेंशन दोनों है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो अनडाउटेडली, अच्छा यहां पे क्या होना था, क्योंकि लैम्डा कोई नंबर था, इसकी कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं थी, तो जो रिजल्टेंट आ रहा था उसकी भी सेम यूनिट और डायमेंशन होनी थी, उसकी भी सेम यूनिट और डायमेंशन होनी थी, क्योंकि लैम्डा का अपना तो कुछ है ही नहीं। बट सपोज करो कि अगर लैम्डा का अपना यूनिट और डायमेंशन है और आप उस लैम्डा को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अनडाउटेडली मैग्नीट्यूड के साथ तो वही होगा जो यहाँ पे हो रहा था, डायरेक्शन के साथ भी वही होगा, पॉजिटिव होगा तो सेम रह जाएगी, नेगेटिव होगा तो अपोजिट हो जाएगी, लेकिन एक चीज का बदलाव और आएगा, वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर की जो यूनिट और डायरेक्शन है वो सेम नहीं रहेगी। वो कैसे आएगी, वो उस लैम्डा की यूनिट और डायमेंशन को भी साथ में मल्टीप्लाई करके आएगी। सर कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई सिंपल समझाओ। देखो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर था, वेलोसिटी वेक्टर की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन क्या होती है, LT-1। मेरे पास एक कांस्टेंट था, कौन, मास, यूनिट क्या होती है, kg, डायमेंशन क्या होती है, m। अब मैंने m को v के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होता है वैसे mv, होता है मोमेंटम, p = mv। तो आपका जो मोमेंटम है वो m टाइम्स v वेक्टर हो जाएगा। जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आएगा वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को मास के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा अनडाउटेडली। जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो वेलोसिटी की है, क्योंकि m एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर m नेगेटिव होता तो उल्टा हो जाती। तीसरी बात, जो इस रिजल्टेंट वेक्टर की, ये रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा, इसकी जो यूनिट और डायमेंशन आएगी वो इन दोनों की यूनिट और डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके आएगी, यानी कि इसकी जो मोमेंटम की यूनिट है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगी और डायमेंशन होगी ml/t-1। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड बाय दिस, ये समझाना चाहता था आपको। तो स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो तो छोटी छोटी बातें हो गई है, वो हमें समझ में आती है, ठीक है, इस तरह से। और न्यूमेरिकल वे में ये ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, ये बस आपको पता होना चाहिए अपनी नॉलेज के लिए। असली बात तो सेकंड सिचुएशन की है, जब हमें दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो। तो ये जो दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इट कैन बी डन इन 2 वेज। सर आप तो मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हो, अब मल्टीप्लाई भी 2 तरीके की होगी, हमने तो एक ही तरीके की सीखी है, 5 × 7 35, 5 × 2 10। यहां पे बिल्कुल मल्टीप्लाई 2 तरीके की होगी। वो 2 तरीके कौन से हैं, एक को तो बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या इसको बोल देते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको बोल देते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को डॉट सिंबल से दिखाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को क्रॉस सिंबल से दिखाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की। ध्यान देना बच्चों, सिर्फ इसी के ऊपर बात करेंगे, पहले इसको मास्टर करेंगे फिर क्रॉस प्रोडक्ट पे चलेंगे। देखो बेटा, अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच में कोई एंगल है थीटा, तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को
किस तरह से दिखाते हो या किस तरह से डिफाइन करते हो? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होती है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड प्रोडक्टेड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सिंपल है। आपको ए और बी वेक्टर पता है, आपको उनके बीच का एंगल पता है, आप ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, आप बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, उनके बीच में जितना एंगल है उसका कॉस निकाल लो, तीनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो जो आप 10th तक करते आ रहे हो, दैट विल बी इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट। अभी आपको कारण पता चल जाएगा कि इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। देखो इस तरफ मैग्नीट्यूड दिया तो आई जे के कैप कुछ नहीं आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कुछ नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिर्फ वैल्यू, नॉट डायरेक्शन। बी वेक्टर का भी सिर्फ क्या लिया है, मैग्नीट्यूड। कॉस का भी क्या लिया है, कॉस थीटा की वैल्यू टेबल से। तो इस तरफ की कोई भी चीज वेक्टर नहीं है, तो इस तरफ जब आप सब तीनों चीजों को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास आंसर एक नंबर आएगा दैट मे हैव यूनिट और मे नॉट हैव यूनिट। आएगा तो एक नंबर ही ना आपके पास, कोई आई जे के कैप तो नहीं आएगा साथ में। तो इधर आपका आंसर क्या आता है, एक स्केलर आता है। दैट इज व्हाई दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी आउटकम क्या होती है, स्केलर होती है। अब सर ये क्यों है ऐसा, कहां जरूरत है इसकी, हमें कोई सिचुएशन है फिजिक्स में ऐसी? बिल्कुल है, थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। पहले इस डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लें, ज्योमेट्रिकली क्या कहना चाहती है, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट क्या कहना चाहती है? तो देखो बेटा, अभी हमने कहा था कि सपोज करो ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा इधर बी वेक्टर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऑब्लिक कर लो, कोई रीजन नहीं है इसका, वैसे ही किया। इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखता हूं मैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट को लिखता हूं ए बी, यहां पे सिंपल ए लिखने, या तो आप ऐसे लिख दो मॉडुलस ऑफ वेक्टर, या ऐसे लिख दो, लेकिन ऑपरेशन ध्यान में रखना कि करना कैसे होता है, वो तो सिखा दिया मैंने आपको मॉडुलस निकालना। इसको चाहे तो मैं ए के मॉडुलस को चाहे तो इस तरह से लिख दूं, चाहे सिंपली ऐसे लिख दूं, तो ये चीज आनी थी ना। अच्छा चलो, आपकी इच्छा है ऐसे लिखना है तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं आप सिंपल में ही फंस जाओ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अच्छा इसको नाम दे दो ओ एक्स वाई, थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन ओ एक्स एंड ओ वाई, ठीक है। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब है ओ एक्स की लेंथ, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब है ओ एक्स की लेंथ, तो यहां पे क्या आ गया, ओ एक्स और बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अगर मैं y की नोक से एक परपेंडिकुलर गिरा दूं इस पे, यहां पे ऐसे, तो ये इतनी सी, लेट मी गिव इट दिस पॉइंट z, तो OZ की वैल्यू क्या आ जाती है, b cos थीटा। आप करके देख लो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि OZ बाय OY, तो OZ क्या आ जाएगा, b cos थीटा। OX इंटू OZ, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, पहला वेक्टर पहले वेक्टर की दिशा में दूसरे वेक्टर की कितनी परछाई है, प्रोजेक्शन। b cos थीटा क्या है, b cos थीटा दरअसल परछाई है किसकी, b वेक्टर की, जो किस पे पड़ रही है, OX लाइन पे। या फिर इसका उल्टा कर सकते थे आप, cos थीटा a के साथ रख लेते, b को रख लेते अलग। किस तरह से डायग्राम बनती उसकी, उसकी डायग्राम बनती इस तरह से,
यहां से आपको यहां से क्या करना था, एक परपेंडिकुलर गिराना, मतलब दिस मस्ट बी 90 डिग्री। तो ये तो आपका बी वेक्टर था ही, ये आपका ए वेक्टर था। तो अभी आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा दिया, इसका मतलब ए की परछाई बी पे कितनी पड़ रही है, तो ये तो बी तो था ही। इसी तरफ साथ में क्या आ जाता है, ए कॉस थीटा। अगर आप इसको बेस मान लो, ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है। तो तब आपके पास क्या आ जाता, ओ ये था वाई, ये था एक्स। तब आपके पास क्या आ जाता, तब आपके पास आ जाता बी वेक्टर तो एज इट इज था, ओ वाई की ये वाली परछाई भी उसी तरफ आ जाती, तो इसकी ये वाली परछाई इधर कितनी हो जाती, ओ एक्स। तो आप क्या कहते, एक तो बी वेक्टर इटसेल्फ, दूसरा उसी का उस पे क्या आ गया, परछाई। तो दरअसल डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, डॉट प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं दे रही है यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आपको क्या दे रही है, डॉट प्रोडक्ट दे रही है आपको प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ another vector in the direction of first vector। आसान भाषा में समझाता हूं, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट दरअसल आपको क्या देती है, एक ऐसी प्रोडक्ट देती है जिसके अंदर पहले वेक्टर का कंप्लीट मैग्नीट्यूड है और दूसरे वेक्टर का उतना हिस्सा, उतना कंपोनेंट है जितना जो कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में ही काम कर रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट ऑब्वियसली कम्स टू योर माइंड इज कि सर ये डॉट प्रोडक्ट सीखने का मुझे फायदा क्या है, क्या फिजिक्स में ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जहां पे मुझे जरूरत पड़ने वाली है इसकी। सो द आंसर इज यस। द फर्स्ट सिचुएशन वेयर यू नीड द डॉट प्रोडक्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। अनडाउटेडली आपने ये वर्क 9th स्टैंडर्ड में सीखा था इसका कॉन्सेप्ट। हाउ डू वी डिफाइन वर्क, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पर क्या उस टाइम आपने ये दिमाग में जोर डाला था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और वर्क को हम क्या बोलते हैं, स्केलर। सो हाउ दिस इज पॉसिबल कि दो वेक्टर मिलके आपको एक स्केलर दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था कि दो वेक्टर्स हैं उनको मिलके एक वेक्टर ही देना चाहिए था। सो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स में हमारे पास दो तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक सिचुएशन होती है जिसमें दो वेक्टर मिलके मल्टीप्लाई होके, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके स्केलर भी दे सकते हैं, तो दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके वेक्टर भी दे सकते हैं। दैट इज व्हाई वी केम इनटू द नीड ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जहां पे दो वेक्टर मल्टीप्लाई होके हमें स्केलर दे रहे थे, वहां पे हमें स्केलर प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ा। जहां पे दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके हमें वेक्टर्स दे रहे थे, वहां पे हमें वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को इजाद करना पड़ा। ठीक है, तो यहां पे आप इस बात के ऊपर ध्यान दो कि वर्क कैसे आता है जब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों वेक्टर, ये स्केलर, ये तभी पॉसिबल अगर इनके बीच में कौन सी प्रोडक्ट हो, डॉट प्रोडक्ट हो। उसी तरह से सेकंड चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसकी एग्जांपल वो है इंस्टेंटेनियस पावर। अब आप कहोगे कि सिंपल पावर तो सुना था सर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? सिंपल पावर तो होती है वर्क अपॉन टाइम, एवरेज पावर वगैरह। अब सपोज करो कि वर्क जो है फोर्स अपॉन टाइम है, तो यहाँ पे किसी बॉडी का मोशन है जहां पे उसकी वेलोसिटी के बारे में हमें बताया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होती है? वेलोसिटी। तो पावर इज आल्सो डिफाइंड एज फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी आर वेक्टर बट पावर इज स्केलर। तो यहाँ पे फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर मल्टीप्लाई होके आपको स्केलर पावर दे रहे हैं। ये तभी पॉसिबल अगर इनके बीच में कौन सी प्रोडक्ट हो? डॉट प्रोडक्ट हो। एक तीसरी चीज है द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स। ये अनडाउटेडली हम अगले साल सीखेंगे क्योंकि +2 में है फ्लक्स के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होती है? थोड़ा
कॉमन एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। ये मेरा रूम है, रिकॉर्डिंग रूम, इसका एक दरवाजा है। अगर दरवाजा खोलता हूँ तो बाहर से हवा अंदर आती है। बाहर से कितनी हवा अंदर आएगी ये किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे। एक तो डिपेंड करता है हवा कितनी स्पीड से है। अगर बाहर हवा की स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा हवा अंदर आएगी, ठीक है। दूसरा डिपेंड करता है इस दरवाजे के साइज पे, मतलब इसकी ओपनिंग पे, मतलब इस एरिया पे जहां से हवा अंदर आ रही है। तो आई विल कॉल इट एयर फ्लक्स। क्या कहूंगा? एयर फ्लक्स। सपोज ये पाइप है, किसी टैप से अटैच्ड है, पानी आ रहा है इस पाइप के मुंह से बाहर, तो इस पाइप के मुंह से कितना पानी बाहर आएगा ये किस पे डिपेंड करता है? तो पानी का फ्लो कितना तेज है, दूसरा इस पाइप की ओपनिंग कितनी ज्यादा है। जितना बड़ा ये क्रॉस सेक्शन होगा उतना ज्यादा पानी बाहर आएगा, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? वाटर फ्लक्स। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल कर रही हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ रही है बाहर, या कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं, वो कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स से। ये एक नंबर होता है विद ए यूनिट। कैसे डिनोट करते हैं? फाई से फ्लक्स को, और अगर मैग्नेटिक है तो बी डाल देते हैं, इलेक्ट्रिकल है तो ई डाल देते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। डोंट गेट कंफ्यूज कि एरिया तो स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स की बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हैं जहां पे एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है, समझाऊंगा आगे। तो ये तभी पॉसिबल अगर इनके बीच में क्या हो? डॉट प्रोडक्ट। सो दीज वर मैनी ऑफ द थ्री एग्जांपल्स जहां पे जहां पे हमें डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। अभी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट, फटाफट से सीखते हैं। ये प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। पहली, जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? आपने लोअर क्लासेस में सीखा है, अगर आप ए डॉट बी करते हो या बी डॉट ए करते हो तो दोनों का आंसर क्या आता है? सेम आता है। इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट क्या है? कम्यूटेटिव है, ठीक है। दूसरा आता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर आप बी और सी वेक्टर के सम के साथ, बी और सी वेक्टर के सम के साथ ए वेक्टर को डॉट करवाना चाहते हो तो ए वेक्टर दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब वो बी के साथ भी आ जाएगा, वो सी के साथ भी आ जाएगा। तो आप यहां पे क्या कह सकते हो? आपने डॉट प्रोडक्ट को समेशन के ऊपर क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए बाय चांस आपस में, मतलब इनके बीच में एंगल कितने का हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, तो आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट जो है वो जीरो हो जाएगा। कैसे भला? इधर आना था ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा माने cos ऑफ 90। व्हाट इज cos ऑफ 90? दैट इज 0। तो राइट हैंड साइड सारी की सारी क्या हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब जो मेरे ऑर्थोगोनल ट्राइड में, ये मेरा ऑर्थोगोनल ट्राइड होता है ना, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इसके अलोंग i कैप होता है, इसके अलोंग j कैप होता है और इसके अलोंग k कैप होता है, और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं i j के। तो अगर मेरे पास i डॉट i कैप डॉट बाई चांस j कैप आ गया तो वो भी क्या होगा? 0। j डॉट j कैप डॉट k कैप आ गया तो वो भी क्या होगा? 0। या फिर k कैप डॉट i कैप आ गया तो वो भी क्या होगा? 0। इसका मतलब ऑर्थोगोनल ट्रायड में जब भी एक यूनिट वेक्टर दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0। कीप इट इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, न्यूमेरिकल आते हैं इसके बेसिस पे। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी जो मुझे आपको बतानी है कि अगर मैं एक वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करवा दूं तो आंसर क्या आता है? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये कैसे भला? यहां पे आना था ए डॉट ए का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल कितने का होगा? 0 का। कॉस 0 क्या हो जाना था? 1। तो क्या बच जाना था? a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर। तो ए वेक्टर की ए वेक्टर के साथ डॉट, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है बेटा
कि अगर मैं आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ डॉट करवाऊंगा तो आई वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होना चाहिए, अब सॉरी आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होना चाहिए। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अगर करूंगा भी तो वो क्या आ जाएगा 1, यानी कि आई डॉट आई क्या होता है 1। इसी तरह से जे डॉट जे भी क्या होगा 1 और के डॉट के भी क्या होगा 1। तो आज एक बात सीख ली कि ऑर्थोगोनल ट्रायड में अगर डिफरेंट वेक्टर्स की डॉट होती है तो आंसर 0, सेम वेक्टर्स की डॉट होती है तो आंसर 1। इस चीज को आप ध्यान में रखना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब आखिरी प्रॉपर्टी जो मुझे बतानी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, देखो बेटा, आपने डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कैसे की, आपने डॉट प्रोडक्ट डिफाइन की ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। जब तक आपके पास ए और बी का मैग्नीट्यूड नहीं होता और दोनों के बीच का एंगल नहीं होता, आप आंसर नहीं निकाल सकते। इमेजिन करो कि मुझे बता दिया कि आपका जो ए वेक्टर है वो ए एक्स आई कैप, बी एक्स जे कैप और सॉरी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है, और आपका बी वेक्टर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप है, और एंगल बताया नहीं, तो आप क्या करोगे, तो आप डॉट कैसे निकालोगे। तो उसकी प्रॉपर्टी ये है, 5th नंबर प्रॉपर्टी, कि ए डॉट बी वेक्टर जो होगा वो सभी के कॉरस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट होगा। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इस तरह से। सर क्या इसका कोई प्रूफ है? अरे वो तो बड़ा आसान है, आप खुद भी कर सकते हो, अभी मास्टर हो गए हो आप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर मैं करूंगा यहाँ पे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और साथ में क्या करूंगा डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, इसी तरह से करूंगा ना। तो पहली टर्म के साथ करो प्रोडक्ट, ए एक्स बी एक्स तो मल्टीप्लाई होंगे ही, साथ में आई कैप डॉट आई कैप आएगा, वो कितना होता है 1, छोड़ दो, प्लस अब ए एक्स आई कैप को दूसरी टर्म के साथ करो, ए एक्स इंटू बी वाई तो आ जाएगा, लेकिन साथ में क्या आएगा आई कैप डॉट जे कैप, वो कितना होता है 0, टर्म खत्म। फिर तीसरी टर्म के साथ करोगे ए एक्स बी जेड तो आ जाएगा, लेकिन आई कैप डॉट के कैप करोगे वो क्या होगा 0, लास्ट में बताया हुआ है। तो इसका मतलब पहली टर्म सिर्फ पहली टर्म के साथ ही कुछ दे रही है, दूसरी और तीसरी टर्म के साथ दे नहीं रही है। दूसरी और तीसरी का मतलब है कि आई कैप जिसके साथ है वो इधर भी आई कैप के साथ ही कुछ देगा, वरना नहीं देगा। इसी तरह दूसरी टर्म सिर्फ जे कैप के साथ ही आंसर देगी, तीसरी कैप थर्ड टर्म के साथ ही आंसर देगी। अल्टीमेटली आपके पास ए वाई साथ में बी वाई ही बचेगा और ए जेड साथ में बी जेड ही बचेगा, हेंस द प्रूफ। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर में आपको काफी हद तक डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इस चीज को एक कंसोलिडिफाई करने के लिए दिमाग में, इसको और ज्यादा सॉलिडिफाई करना है, दिमाग में पक्का करना है, तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।